बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। उत्तराखंड प्राइम देखना शुरू कर चुके हैं आप। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। चमोली से ये बड़ी खबर है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी चमोली बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। दरअसल आपको बताते चलें, बद्रीनाथ धाम हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ है। कार्यकर्ताओं और तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत किया है। मंदिर परिसर के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ देर के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी करेंगे। बद्री धाम में यात्रा की व्यवस्था का जायजा दरअसल लेने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी और अहम खबर आपको बताएं, चमोली से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दरअसल बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं और तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत किया है। मंदिर परिसर के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाकायदा रवाना भी हो गया है और वहां पहुंचने के बाद किस तरह की यात्रा की व्यवस्थाएं हैं इसका जायजा लेने दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। बद्रीनाथ धाम हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत हुआ है। दरअसल बद्रीनाथ धाम का जिक्र करें, यात्रा का जिक्र करें तो केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा, चार धाम की यात्रा इस बार थोड़ी अव्यवस्थित नजर आई थी शुरुआती दौर में, और उसका बहुत बड़ा कारण था चुनावी दौर चल रहा था, अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार भी हो रहा था। दूसरी तरफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस भी किए गए और इतनी उम्मीद नहीं थी सरकार को, जितनी प्रशासन को, जितनी तादाद में लोग वहां पहुंच गए थे। यही कारण है कि शुरुआती दौर में अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी, लेकिन समय रहते उन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया था सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। संजय तोमर हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा डिटेल देंगे, क्योंकि अब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं, वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं। संजय जरा बताएं कि क्या कुछ इस समय अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर। मुख्यमंत्री की मौजूदगी इस वक्त बद्रीनाथ धाम में है, वहां पहुंचने के बाद वो व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल अब्दुल जी, देखिए चार धाम यात्रा को लेकर के सबसे अच्छी बात यह है कि आज से जो प्रदेश सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो बंद हुआ था उसे शुरू कर दिया है, जिसके बाद जो चार धाम यात्रा व्यवसाय से जुड़े हुए तमाम होटल कारोबारी व्यवसायी, तीर्थ पुरोहित सहित अन्य लोग हैं, सब में खुशी का माहौल है। और इस बीच सीएम धामी अभी बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं और अभी मंदिर परिसर की तरफ ही निकले हुए हैं। और साथ ही अभी उन्होंने जो यात्रा व्यवस्था है बद्रीनाथ धाम की उसका भी बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही जो मंदिर परिसर के लिए जो लंबी कतार लगी हुई है दर्शनों की, श्रद्धालुओं की, तो उनसे भी वो रूबरू हुए। उन्होंने जो अव्यवस्थाएं हो रही है बद्रीनाथ धाम सहित अन्य तरह की अव्यवस्थाएं, तो उसके बारे में भी जानकारी ली और तीर्थ यात्रियों से उन्होंने संवाद भी किया इस दौरान। और जो चार धाम यात्रा में अभी यहाँ पे मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है, तो मास्टर प्लान के जो कार्य है उसका भी यहाँ पे अभी निरीक्षण कर रहे हैं। जी, एक और चीज है कि देखिए व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। शुरुआत में हमने देखा था बड़ा अव्यवस्था देखने को मिली थी, ज्यादा तादाद में लोग आ गए थे इस वजह से। लेकिन जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लौटे हैं प्रचार से, उसके बाद व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। तो अभी अगर बद्रीनाथ के भीतर का जिक्र करें, खास तौर पर चारधाम यात्रा में, क्या अभी वो व्यवस्थाएं दुरुस्त हो चुकी हैं? और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब कितनी देर तक वहां रहने वाले हैं, कब उनकी वापसी होगी, उसकी भी जरा डिटेल दे दीजिए। अब्दुल जी, जहाँ तक व्यवस्था की बात की जाए तो कपाट खुलने के बाद अब जो है व्यवस्थाएं जो पटरी पे आ रही है, और अब यात्रा मजिस्ट्रेट की तैनाती भी बद्रीनाथ धाम में हो चुकी है। साथ ही सचिव स्तर के अधिकारी भी जो है यहाँ पे पूरा यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। और अभी जो सीएम धामी अभी मंदिर परिसर से बाहर की तरफ निकले हैं और लगभग आधा घंटा वो अभी और बद्रीनाथ धाम में रहेंगे और लगभग 1:20 के बाद ही जो देहरादून जीएसटी हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। इस बीच जो यहाँ पे जोशीमठ क्षेत्र से तमाम भाजपा कार्यकर्ता और मंदिर समिति के अधिकारी पदाधिकारी भी उनके स्वागत के लिए मंदिर परिसर के बाहर मौजूद है। और लगभग कपाट खुलने के बाद ये सीएम धामी का पहला बद्रीनाथ धाम का दौरा है। अभी उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और साथ ही जो प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए भी उन्होंने कामना की है। और
व्यवस्थाओं को देख करके भी जो सीएम धामी अभी संतोष नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीकेटीसी जो यात्रा व्यवस्थाओं और दर्शन व्यवस्था को लेकर बिल्कुल चाक चौबंद तैयारियों में तैयारियां की हुई है बद्रीनाथ धाम में। जी अच्छा, एक और चीज़ है, अभी वीवीआईपी दर्शन के लिए रोक अभी भी लगाई गई है। मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं, निश्चित तौर पर वो तो जायजा लेने पहुंचे हैं। उनके अलावा अभी तक जो वीवीआईपी का दर्शन है उसको लेकर अभी भी रोक लगी हुई है प्रॉपर तरीके से। देखिए अब्दुल जी, जो निश्चित तौर पे जिस तरह से अभी 10 दिन की और जो है रोक बढ़ाई गई है वीआईपी दर्शनों पे, वो रोक जारी है। लेकिन जो मंदिर के जो बद्रीनाथ मंदिर में जो हेली सर्विस और हेली के द्वारा जो तीर्थयात्री आते हैं, केवल उनके लिए ही ये सुविधाएं दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने वापसी भी करनी होती है। लेकिन अभी जो वीआईपी दर्शनों पे थोड़ा बहुत अंकुश लगा हुआ है और यात्रियों को भी लगातार दर्शन करने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि प्रतिदिन 20,000 लगभग 20,000 तीर्थयात्री जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए आ रहे हैं और ये आंकड़ा अभी 3.5 लाख का पार हो चुका है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम में किस तरह जो है श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका संजय कुमार, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में शुक्रवार को वायुसेना के मालवाहक चिनूक से महिंद्रा की थार पहुंचाई गई है। इस कार से बीमार, बुजुर्ग, विकलांग तीर्थयात्रियों को हेलीपैड से मंदिर परिसर तक ले जाया जाएगा और पर्यटन विभाग से केदारनाथ धाम के लिए 2 थार वाहन स्वीकृत भी हुए। इसमें से एक वाहन पहुंच गया है, दूसरा जल्द केदारनाथ पहुंच जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ केदारनाथ में थार पहुंचने के बाद पर्यावरण को लेकर लोगों ने बीच एक नई बहस छिड़ गई है। लोगों का कहना है कि केदारनाथ जैसे हिमालय क्षेत्र में वाहनों का प्रदूषण हिमालय की सेहत के लिए ठीक नहीं है, जिसका परिणाम बेहद बुरा हो सकता है। महिला और बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी ने आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेविका मिनी कर्मचारी संगठन की जिलाध्यक्ष मनप्रीत कौर के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा और 1 जून से 15 जून तक छुट्टियों की मांग की है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मनप्रीत कौर ने बताया है कि वर्तमान में 44 डिग्री से अधिक तापमान चल रहा है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के सभी स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियां घोषित की जा चुकी हैं, लेकिन 3 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने के लिए आते हैं, जहां पर उन्हें पोषाहार भी उपलब्ध कराया जाता है और इस भयंकर तापमान में भी आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टियां नहीं की गई। इसलिए हमने मांग की है कि एक ज्ञापन मुकुल चौधरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला और बाल विकास को सौंपा जाए। 15 दिन की छुट्टी की मांग की जाए। इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने शासन को अवगत कराने का आश्वासन दिया है और उम्मीद जताई है कि जल्द छुट्टियां आंगनवाड़ी केंद्रों पर की जाएंगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी 1 जून से पर्यटकों के लिए खुल गई है। उप वन संरक्षण बीबी मर्तलिका ने घांगरिया बेस कैंप से 48 पर्यटकों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डीएफओ ने बताया है कि सेंचुरी एरिया होने के कारण पर्यटक फूलों की घाटी में रात्रि को नहीं रुक सकते। साथ ही पर्यटकों को फूलों की घाटी का ट्रैक करने के लिए उसी दिन बेस कैंप घाघरिया वापस आना अनिवार्य हो गया है। वहीं बेस कैंप घाघरिया में पर्यटकों के ठहरने की समुचित व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि वैली ऑफ फ्लावर ट्रैकिंग के लिए देशी और नागरिकों को 200 रुपये और विदेशी नागरिकों के लिए 800 रुपये शुल्क होगा। वहीं ट्रैक को सुगम और सुविधाजनक बनाया गया है। फूलों की घाटी के लिए बेस कैंप घाघरिया से टूरिस्ट गाइड की सुविधा भी उपलब्ध है।
दरअसल इस साल फूलों की घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। तो पर्यटकों के लिए आज से ये खुली है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। आपको बताते चलें, फूलों की घाटी में रात को हालांकि पर्यटक नहीं रुक सकते हैं, लेकिन इसको लेकर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए ये घाटी पूरी तरीके से खुली रहेगी। हालांकि जो हिंदुस्तान के कस्टमर्स, जो हिंदुस्तान के पर्यटक हैं, उनके लिए शुल्क अलग है, 400 रुपये है, और दूसरे पर्यटकों के लिए, जो विदेशी पर्यटक हैं, उनके लिए 800 रुपये इसका शुल्क रखा गया है। आप लोग आकर यहाँ पर घूम सकते हैं, देख सकते हैं। दरअसल फूलों की ये घाटी है जोशीमठ में। पर्यटकों के लिए आज से विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी को खोल दिया गया है और निश्चित तौर पर यह पर्यटक स्थल है और पर्यटकों का जमावड़ा भी यहाँ पर जाहिर तौर पर लगना शुरू हो जाए। उत्तराखंड में नकली दवाइयों के कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग का अभियान लगातार जारी है। अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग और ड्रग कंट्रोलर ताजवर सिंह जग्गी ने बताया है कि नकली दवा माफियाओं के खिलाफ विभाग का अभियान लगातार जारी है। नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 3 साल में 72 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। 32 लोगों को जेल जाना पड़ा है और उन्होंने बताया कि कई दवा कंपनी में फूड लाइसेंस पर मल्टीविटामिन बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद सैंपल की जांच में मल्टीविटामिन की दवाओं के सॉल्ट पाए जाने के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही कंपनी को सीज भी कर दिया गया है। पौड़ी जिले में गर्मी बढ़ने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल किल्लत भी होने लगी है। मनियारस से पट्टी की चिनवाड़ी डाडा पंपिंग योजना से बीते कई दिनों से पेयजल आपूर्ति न होने से नाराज ग्रामीणों ने विधायक राजकुमार पौरी से मुलाकात की। वहीं जिला पंचायत सदस्य संजय डबराल के नेतृत्व में परेशान ग्रामीणों ने विधायक को समस्या बताई। इसको लेकर विधायक राजकुमार पौरी ने अधिशासी अभियंता से फोन में बातचीत की, पेयजल आपूर्ति को सुचारू करने के निर्देश दिए। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी ने बताया, चिनवाड़ी डांडा पंपिंग योजना से 1 घंटा पानी देने के बाद फिर से तेज आपूर्ति बाधित हो गई। पीने का पानी न मिलने से ग्रामीण परेशान हैं। योजना न मिलने को लेकर विधायक से शिकायत की गई है। विधायक ने पेयजल आपूर्ति के निर्देश दे दिए। इस संबंध में बातचीत हुई है अधिकारी से, पेयजल के जल संस्थान के एक्शन से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी से जल्दी जो है क्षेत्र में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। सुचारू रूप से पानी प्रत्येक घर तक पहुंचेगा, ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। और मैंने भी उनसे कहा है कि अगर चिनवाड़ी डांडा पंपिंग योजना से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है तो आप चाहे टैंकर के माध्यम से भेजें, चाहे किसी भी माध्यम से भेजें, लोगों को पानी मिलना चाहिए। और आजकल उन्होंने जो है टैंकर उसकी संख्या बढ़ा दी है। कल खाल में लगातार जो है टैंकों से पानी जा रहा है। परिप्रेक्ष्य में मेरी बातचीत हुई है तो निश्चित रूप से अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं। आजकल गर्मी का सीजन हो गया है, जगह जगह आग लगी है, जल स्रोत जो है कम हो गए हैं, इसलिए जो है पानी की दिक्कत आ रही है। चिनवाड़ी डांडा जो पंपिंग योजना है उसमें जो पानी आ भी रहा है तो वो मिट्टी युक्त पानी आ रहा है, पीने लायक पानी नहीं है। इस संबंध में मेरी डीएम से भी बात हुई है और अभी अधिशासी अभियंता से भी बात हुई है कि यहाँ इस योजना में फिल्टर लगाने का पंप, जो फिल्टर होता है उसको लगाने का कार्य करेंगे। ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन अगर ऐसा है तो विभाग जिस व्यक्ति ने उसको क्षति पहुंचाई है, जिस पार्टी ने पहुंचाई है, उससे उसका। इधर टिहरी जिले के धोनाल्टी तहसील में देर रात एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क के नीचे गिर गई, सड़क के किनारे चली गई। हादसे से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना अध्यक्ष दत्योड़ विनोद कुमार ने बताया है कि रात करीब 10 बजे आसपास पीपल खेत के पास 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना के वक्त
कार में देवेंद्र, अजय पसरोड़ा और विकास उनियाल सवार थे। घटना के तुरंत बाद पुलिस के जरिए एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। तो टिहरी जिले के धुनाल्टी तहसील के अंतर्गत थत्यूड़ नैनबाग मोटरमार्ग पीपल खेत के पास में बीती देर रात एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि वाहन की संख्या है UK 07 VF 2674। ये रात को करीब 10 बजे के आसपास पीपल खेत के पास 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। दुर्घटना के समय कार में देवेंद्र बिष्ट, किशन बिष्ट और बीडी पांडे हॉस्पिटल मल्लीताल नैनीताल डॉक्टर अजय पसरोड़ा मौजूद थे। इसके अलावा घायल व्यक्तियों को स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस के जरिए तुरंत रेस्क्यू किया गया। एम्बुलेंस के जरिए स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया गया है। इधर सितारगंज के रामलीला गली में बीती रात चोरों ने साइकिल व्यापारी के घर में घुसकर कई नई साइकिल चोरी कर ली। दरअसल साइकिल की कीमत 25,000 बताई जा रही है। चोर साइकिल चोरी करते हुए CCTV में कैद भी हो गया। एक चोर घर के अंदर जाकर साइकिल लेकर आता है। दोनों चोर मौके पर से फरार भी हो जाते हैं। इसके बाद व्यापारी ने यह बताया है कि कुछ दिन पहले भी एक साइकिल चोरी हो चुकी है। हालांकि ये दूसरी घटना है। धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के सलक्यारा के पास एक यात्री वाहन जो यमुनोत्री से गंगोत्री की ओर जा रहा था, रोड पर पलटने से कुछ लोगों को सामान्य से चोटें आई हैं। राहत कार्य जारी है, वहीं लोग सुरक्षित हैं। कई लोग सभी को वाहन से निकाला गया है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। बाल बाल लोग बच गए हैं। बस पलटने से दरअसल ये हादसा हुआ है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हादसा बड़ा भयंकर था, लेकिन लोगों को चोटें आई हैं जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और इलाज इनका चल रहा है। किसी के जान जाने की खबर हालांकि नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हादसे में कई लोग घायल हैं जिनको हॉस्पिटल भेजा गया है, रेस्क्यू किया गया। देहरादून में पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहे नगर निगम के अतिक्रमण को लेकर बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा है, ये कार्रवाई उन लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए हो रही है जो नदी में आकर बस गए, जिन्हें कुछ लोगों ने बरगलाकर नदी में बसा दिया। उन्होंने कहा कि देहरादून अतिवृष्टि वाला क्षेत्र है और मानसून भी आने वाला है। ऐसे में आगे कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी को लेकर ये अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने कहा है कि 524 जगह को चिन्हित किया गया है जिन पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई आने वाले समय में जो लोग वहां रह रहे हैं उनके जान माल को नुकसान ना हो उसको देखते हुए की जा रही है। पर कांग्रेस इस पर भ्रामक अफवाह फैला रही है। सभी बस्तियों पर कार्रवाई होगी। और वहीं कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा है कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करे, अपना राजनीतिक फायदा ना ढूंढे। शासन की कार्रवाई अतिक्रमण जोरों पे है। किस तरीके से देखते हैं कि कई परिवार उजड़ जाएंगे और नदियों में कई लोग गुजर बसर करते हैं, किस तरीके से? देखिए, मैं आपको बताऊं, कई परिवार जहां तक उजड़ने की बात है तो जो चिन्हित मकान है वो 524 मकान पूरे देहरादून के अंदर है। कहीं ना कहीं एक भ्रामक प्रचार, मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा है कि देहरादून की सारी बस्तियां अतिक्रमण की जद में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2016 के बाद जो लोग नदी में बस गए हैं,
कहीं ना कहीं उनके जीवन को बचाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में हम देखते ही हैं देहरादून में हर साल अतिवृष्टि होती है और उस समय बाढ़ जैसी परिस्थिति इन लोगों के लिए ही बनती है। मैं इसमें सभी से ये कहना चाहूंगा कि यदि हम गलत जगह पर बैठे हैं, यदि हम गलत स्थान पर बैठे हैं, यदि हमें किसी ने बरगलाकर उस जगह पर बिठाया है, तो हम लीगल तो नहीं हो सकते। मेरा इसमें ऐसा निवेदन है कि हम सब इस परिस्थिति में, देखो जिसका घर उजड़ता है उसको दिक्कत तो थोड़ी होती है, लेकिन आने वाले समय में आपकी जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है। मेरा ऐसा निवेदन है कि कांग्रेस के लोग इस पर अपना जो भ्रामक प्रचार हमारे देहरादून की बस्तियों में फैलाकर अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं, वो इस काम को बंद करें। और देहरादून के सभी बस्तियों में रहने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि रिस्पना नदी पर 524 जो मकान अतिक्रमण की जद में आए, उनके अलावा किसी पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल उन्हीं मकानों पर कार्रवाई हो रही है। तो इसमें कहीं भी किसी को आशंकित होने की कोई पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से ऑर्गेनिक खेती पर काफी फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में ऑर्गेनिक फसलों की मांग भी बढ़ने लगी है। कृषि सचिव विनोद कुमार ने समन में बताया है कि सरकार ऑर्गेनिक खेती की दिशा में किसानों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया करा रही है। यही वजह है कि बीते सालों में उत्तराखंड में जैविक खेती का दायरा बढ़ा है। दरअसल उत्तराखंड की कृषि क्षेत्र के 38% भाग में जैविक खेती की जा रही है। वहीं साल 2025 तक इस 38% को 50% तक ले जाने का प्रयास है। कृषि सचिव ने कहा है कि जैविक खेती वक्त की जरूरत है। किसानों की आमदनी को बढ़ाने में जैविक खेती एक अहम भूमिका निभा रही है। देखिए, हमारे उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समय तक लगभग 4,80,000 किसान हमारे ऑर्गेनिक खेती से जुड़े हुए हैं। 2,26,000 हेक्टेयर पे हम खेती कर रहे हैं। तो जो हमारा एरिया है खेती लायक, उसका लगभग 38% के आसपास हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इसका बड़ा सिस्टमेटिक एक वे होता है कि कैसे ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होता है। ऑर्गेनिक खेती में फिर कोई और चीज़ ऑर्गेनिक खाद वगैरह यूज करते हैं। इसमें किसी प्रकार से केमिकल खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है और ये आप सब जानते हैं कि इससे हमें बड़ा फायदा होता है। और इसका हमने करीब 2.5 करोड़ के आसपास का बेचा है। लगातार इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में कि हम पहले से ऑर्गेनिक थे, हमारे लिए बड़ा मुफीद माहौल है। हम पहले से पर्वतीय क्षेत्रों में खाद वगैरह का प्रयोग कम से कम करते थे, केमिकल का प्रयोग कम से कम करते थे, इसलिए हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अब हम लोग काफ़ी हद तक इसको बढ़ावा दे रहे हैं और डिमांड हमारी अगर बढ़ेगी तो और अधिक हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इससे हमारा जो क्षेत्रफल है 38% चूँकि जो हो चुका है, अब बहुत अधिक संभावना भी नहीं है बहुत ज़्यादा बढ़ने की। और उससे हम लोग उसमें जैसे बासमती चावल है, चौलाई है, राजमा है, दालें हैं, मोटे अनाज हैं, मसाले हैं, इस सब का अपना उत्पादन करते हैं। खबर देहरादून से है। यहाँ तंबाकू से नाता तोड़ो, स्वास्थ्य जीवन से नाता जोड़ो, स्वस्थ जीवन से नाता जोड़ो पर छात्रों को जागरूक किया गया है। दरअसल विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर पूर्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने उत्तराखंड में तंबाकू रोकथाम और उसके दुष्प्रभावों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ छात्र छात्राओं को तंबाकू से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया गया। स्वाति एस भदौरिया, मिशन निदेशक NHM, ने छात्रों को कहा है कि हम सभी अपने आसपास के लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में ज़रूर बताएं, जागरूक करें, उन्हें इस खतरनाक आदत से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, साथ ही तंबाकू का सेवन कई जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।